देखिए, देवबंद का जो जिस चुनाव के नतीजे की आप बात कर रही हैं, ये नगर पालिका का चुनाव है। और नगर पालिका का चुनाव जो है, अक्सर ये माना जाता है कि ये कम्युनल या पार्टी बेसिस पे कम होता है, और जो लोकल इश्यूज होते हैं वो इसमें ज़्यादा हावी रहते हैं। और 3 तरह की लेयर होती हैं नगर पालिका के, जो किसने कहते हैं कि सिविक बॉडी के जो चुनाव होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 तरह की लेयर में ये चुनाव होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बॉडी है नगर निगम, जो महानगर है। 17 महानगर हैं यूपी में, और 17 के 17 पर चुनाव था। और 300-400 के करीब ऐसे ही नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं जो छोटे लेवल पर होती हैं। तो महानगरों में 17 की 17 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। और ये जो आप नगर पालिका की आप बात कर रहे हैं देवबंद की, वही वास्तव में रिजल्ट वास्तव में चौंकाने वाला है। देवबंद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले का एक कस्बा है। और आप कभी जब जाते हैं देहरादून वगैरह जाएं दिल्ली से, तो देवबंद रास्ते में आपको मिल सकता है, आपके रास्ते में आ सकता है। देवबंद को जाना जाता है दारुल उलूम के लिए, जो इनका एक रिलीजियस एजुकेशन का एक बड़ा संस्थान है। और वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि 95%, अगर मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं तो 95% मुस्लिम्स देवबंद को मानते हैं। पूरे वर्ल्ड के जो वो उसकी आइडियोलॉजी को, उनके फतवों को, उनकी जो थ्योरी है उसको फॉलो करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान में जो वो था तालिबान, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, तालिबान नेता, उसने कभी अपनी पढ़ाई देवबंद से की थी, और फिर वो बाद में जाके टेररिस्ट बन गया था। तो पिछले कुछ सालों से ये भी चीजें बनी हैं, खासतौर से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, कि देवबंद को एक सेंसिटिव सिटी माना जाता है। हालांकि छोटा सा ही कस्बा है बहुत। यहाँ पर अभी सबसे बड़ा जो बदलाव आया है कि अभी पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान किया है कि देवबंद में एटीएस का सेंटर बनाया जाएगा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, और मैं उसको कवर करने के लिए गया था खुद वहां पे, और हमने एक वीडियो बनाया था। और इत्तेफाक से हमने जो देवबंद का दारुल उलूम है उसको भी घूमा था। वहां के एक मौलवी साहब थे जो मैनेजर का वहां पे काम देखते हैं, उन्होंने बेधड़क होकर हमको घुमवाया था, क्योंकि मेरे कुछ लोकल दोस्त वहां पे मेरे साथ थे, तो उन्होंने सारी चीजें बताई, बेधड़क होकर बताई ये सारी बातें। तो उन्होंने ये कहा कि साहब, मीडिया को जो है ऐसा लगता है कि ये देवबंद का मतलब कि ये बहुत खतरनाक जगह है, इस तरह की चीज है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप चलिए, सारे हॉस्टल उन्होंने मुझे दिखाए कि यहाँ पे सब एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन लेने के बाद जब कोई लड़का छात्र यहाँ से निकल जाता है, वो उसके बाद क्या करता है ये हमें नहीं पता। तमाम दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, वहां से भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके निकल जाते हैं। उसके बाद वो क्या बनते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कोई जेएनयू नहीं है या डीयू नहीं है। उन्होंने अपने लॉजिक इस तरह से दिए थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि पिछले कुछ सालों में देवबंद में टेररिस्ट एक्टिविटीज मिली हैं। 2-3 टेररिस्ट यहां से पकड़े गए, दारुल उलूम से नहीं लेकिन देवबंद कस्बे से पकड़े गए। बाद में जब सीबीआई वगैरह की जांच हुई मामलों में, कुछ में खुफिया एजेंसियों की जांच हुई, तो उसमें ये पता लगा कि उनमें से कुछ ने जो है, कुछ के कनेक्शंस जो है वो दारुल उलूम के छात्रों से रहे थे, या उनके जो पुराने शिक्षक रिटायर वहां से हो चुके हैं उन लोगों के वो चेले रहे हैं। तो इस कनेक्शन में ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया कि हम एटीएस का यहाँ पर सेंटर बनाएंगे। ये तो हुई एक थोड़ी सी मोटा मोटी जो मैंने आपको देवबंद के बारे में बताया। अब आता हूं इस चुनाव पे। देवबंद के बारे में जो दिल्ली का मीडिया है वो बड़ा एक्साइटेड रहता है। देवबंद आते ही कि एक मुस्लिम, वो उनके दिमाग में एक इमेज इस तरह की बन जाती है। यहाँ पे जो देवबंद विधानसभा सीट है, आजादी के बाद से वहां सिर्फ एक बार मुसलमान विधायक बना है। वहां कभी मुसलमान विधायक नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता है। और ये अभी 3-4 चुनाव पहले ही बना था, बसपा का शायद कोई कैंडिडेट था, मैं नाम भूल रहा हूं। वो जो बसपा का यहां से एमएलए रहा, मावी अली, उसी की बीवी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ रही थी, जहीर फातिमा, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जहीर फातिमा का आपने ये देखा होगा 12वें नंबर पे जो नाम आपकी टैली में दिखाई दे रहा है। तो ये पहले पालिका अध्यक्ष यहाँ पे रह चुकी है, और ये उसी की वाइफ है मावी अली की, जो यहाँ से एमएलए भी रहा है। तो देवबंद का जो समीकरण बनता है वो ये बनता है कि जो देवबंद मेन कस्बा है उसमें 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है, 50% के आसपास हिंदू आबादी है, मिक्स आबादी है। लेकिन जब हम चलते हैं
देवबंद विधानसभा की हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र में केवल देवबंद कस्बा नहीं, आसपास के 25-30 गांव भी जुड़ जाते हैं। जो रूरल एरिया है, विधानसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, तो उसमें वो सभी गांव जो है वो ठाकुर जाति के मेन वहां पर गांव है आसपास में। तो यहाँ पे हमेशा ठाकुर विधायक बनते हैं। अभी भी जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो एमएलए हैं ब्रजेश सिंह, वो ठाकुर है। और ये जो यहाँ से अभी देवबंद से नगर पालिका का बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं चुनाव, विपिन गर्ग, ये उनके बहुत करीबी हैं। तो इन्होंने इन्हें टिकट दिलवाया और इन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार जीत दिलाने की। तो ये जीत इस वजह से अप्रत्याशित है कि इस बार यहाँ पर जो मुस्लिम वोट्स है वो कंसोलिडेट नहीं हुआ। अब तक परंपरा ये रही है, एक ट्रेडिशन ये देखने में आया है कि जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि मुस्लिम वोटर उसे वोट करता है जो बीजेपी को हरा सके। विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ऐसे रहा है। सहारनपुर के जो सांसद हैं वो बसपा के हैं, जिस जिले के अंदर ये आती है देवबंद सीट। और मायावती की पार्टी ने 10 के करीब जो अपने सांसद अपने जितवाए थे 2019 में, उसकी शुरुआत सहारनपुर से ही हुई थी। तो इस लिहाज से यहाँ हमेशा लोगों की नजर ये बनी रहती है कि देवबंद कैसे ट्रेंड कर रहा है और उसका सहारनपुर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके बाद मुस्लिम पॉलिटिक्स पे उत्तर प्रदेश की क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, बसपा ने इस बार बड़ा गेम किया था यूपी में। 17 नगर निगम में से 11 में बसपा ने मुस्लिम उतारे, फिर भी एक भी नहीं जीता। मेरठ जो मुस्लिम बहुल इलाका, बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी है जहां पर, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पे पहुंच गया। 1.5 लाख के करीब वोट मिले उसे। बीजेपी के अहलूवालिया हैं, जो हरिकांत अहलूवालिया, वो वहां के नगर निगम के मेयर बने मेरठ के। लेकिन सेकंड नंबर पर कौन रहा वहां पे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। संभल एक मुस्लिम बहुल नगर पालिका है जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, वहां से कौन बना है इस बार चेयरमैन? आम आदमी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी। तो इस बार मुस्लिम वोटर्स ने अपनी चॉइस का जो प्रत्याशी है वो चुना। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें पार्टी को किसको वोट देना है, क्योंकि मुसलमानों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ये देख लिया कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने तय करके कि इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश यादव को वोट करेंगे, सबने पहले से ही ये तय कर लिया था। तो इसी वजह से अखिलेश यादव ने अपेक्षाकृत मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट कम दिए, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि ये मेरे जेबी वोटर्स हैं, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, ये तो मुझे ही वोट देंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। तो एमएलए इतने नहीं बन पाए जितने मुसलमानों के पहले बनते रहे हैं। अब हालांकि समाजवादी पार्टी से ही सबसे ज्यादा जीत कर आए, लेकिन मुसलमानों में एक ये मैसेज गया कि साहब ये तो इन्होंने ये मान लिया है कि हम इनको ही वोट देंगे, और हमें मान रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम अखिलेश यादव को वोट करें। तो इसलिए अभी 1 साल के बाद जब ये नगर पालिका के चुनाव हुए, निकायों के चुनाव हुए, तो इसमें मुसलमानों का ट्रेंड ऐसा रहा कि जिसको जो पसंद आया, जो कैंडिडेट उसे लगा कि ये मेरा करीबी है, ये मेरा रिश्तेदार है, या मेरा किसी जानने वाले का जानने वाला है, या किसी प्रत्याशी ने उसको अप्रोच किया, तो उसने उसी को वोट किया। अब ये देवबंद नगर पालिका की आप बात कर रही हैं, इसमें विपिन गर्ग जो जीते हैं बीजेपी के, उन्हें 22,659 22,659 वोट्स मिले। और जो जहीर फातिमा सेकंड नंबर पर रही, वो समाजवादी पार्टी की, उन्हें 17,959 वोट मिले। 4700 का डिफरेंस है केवल जीत हार में। और जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं जमालुद्दीन अंसारी बसपा के, उन्हें 7,000 वोट मिले। तो आप समझ लीजिए, अगर जमालुद्दीन मैदान में नहीं होते तो कहां जीत पाते गर्ग साहब। तो ये सिर्फ चीजें हैं। मुस्लिम वोटर्स तीसरा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना मुस्लिम, चूंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी मोर देन 50% है, तो यहाँ हमेशा 2 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में रहते ही हैं। तो इससे पहले मुसलमान क्या करते थे कि साहब ये वाला जो है बीजेपी वाले को हरा देगा तो उसे वोट करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसी ने बसपा वाले को दे दिया, किसी ने सपा वाले को दे दिया, तो मुस्लिम वोटर्स में डिवीजन हो गया और ये सीट बीजेपी जीतने में सफल रही। कई जगह पर इसी तरह का ट्रेंड देखने में आया है। यहीं पर बिल्कुल देवबंद की सीमा से मिलता हुआ है 20-22 किलोमीटर पर मुजफ्फरनगर है। आपने मुजफ्फरनगर का नाम सुनते ही 2013 का दंगा लोगों को याद आ जाता है, जिसने बीजेपी का भाग्य ही बदल दिया था उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर में भी सेम ऐसा ही सिनेरियो बन के नजर आया। वहां पर जो बीजेपी की कैंडिडेट थी वो 11,000 वोटों से जीती है। वहां पर जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी वो ब्राह्मण थी,
मुसलमानों ने उसे वोट नहीं दिया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दे दिया, बसपा की कैंडिडेट को दिया। असदुद्दीन ओवैसी की जो कैंडिडेट थी उसे 11,000 वोट मिले और 11,000 वोटों के अंतर से ही बीजेपी ने वहां पे जीत हासिल की। तो जो मुस्लिम मतों में इस बार डिवीजन हुआ है, उससे एक बात तो क्लियर ये चीजें सामने आ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो मुस्लिम मतदाता है वो समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है। उनको ये लग रहा है कि साहब ये अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। कई नगर निगम के जो 17 नगर निगम के चुनाव के मैंने रिजल्ट्स आपको बताए हैं, जिन जो 17 के 17 बीजेपी ने जीते हैं, उनमें से 3 जगह पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि कांग्रेस हमारी बेसिक पार्टी हमेशा से रही है, तो इस बार कांग्रेस को वोट देते हैं। उन्हें लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है। ऐसे ही मेरठ में उन्हें लगा कि ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो हरा सकता है बीजेपी के कैंडिडेट को, इसलिए मुसलमानों ने उनके समर्थन में वोटिंग किया। तो मुसलमानों ने इस बार इस चुनाव में ये मैसेज दे दिया कि मायावती ये सोच रही होंगी कि हम 17 कैंडिडेट में से 11 मुस्लिम को कैंडिडेट को हम टिकट दे रहे हैं, तुम सारे मुसलमान हमें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बस का ही नहीं, हम तुम्हें पहले कई बार ट्राई कर चुके हैं, तुम बीजेपी को रोक ही नहीं सकती हो। तो इसलिए सब लोगों ने अपनी अपनी चॉइस रखी और असदुद्दीन ओवैसी ने तो पॉजिटिव साइन माना है। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, मैं तो मुसलमानों की वोट के लिए लड़ता हूं, तो अगर मुसलमान मुझे वोट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। और ये एक बड़ा संकेत भी है कि अगर एक मुसलमानों की जो पार्टी बनी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसी के समर्थन में सारे मुस्लिम्स जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो ये दूसरी पार्टियों का जो भविष्य है उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, लालू, ये सब जो मुस्लिम वोटों के लिए बैट करते रहे हैं, अब इनका क्या होगा। तो नगर पालिका का समीकरण ये है, जैसे कस्बे होते हैं उत्तर प्रदेश में, एक इस तरह का कस्बा है। हालांकि पिछले 4-5 साल में वहाँ बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, और योगी आदित्यनाथ ने तो पूरे प्रदेश में ही डेवलपमेंट कराया। देखिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ इसलिए की जाती है और उन्हें नरेंद्र मोदी के बराबर में इसलिए लोग खड़ा करते हैं कि वो इस तरह से तो कभी सोचते ही नहीं कि ये मुस्लिम इलाका है या ये दूसरी बिरादरी का इलाका है या यहाँ का एमएलए मेरा नहीं है या यहाँ का सांसद मेरा नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ जरूरी है, जैसे कि ये जो सहारनपुर जब जाते हैं आप, बड़ी मायावती यहाँ से, काशीराम यहाँ से कभी एमपी रहे हैं, तो सहारनपुर से मायावती भी चुनाव लड़ चुकी हैं सहारनपुर से। तो ये जो इलाका है बसपा की पूरी बेल्ट मानी जाती थी। यहाँ से देवबंद और सहारनपुर से जाने के लिए जो सड़क होती थी उसमें इतने गड्ढे थे कि 4-5 साल तक लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया था। लोग गांवों के रास्ते से घूम घूम कर जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के समय में तो ना सिर्फ ये हाईवे बना, उस पर टोल रोड बनाई गई है, और जो देवबंद कस्बा है उसी के बीच से गुजरता था सहारनपुर का हाईवे। पूरे देवबंद कस्बे के ऊपर से एक लंबा फ्लाईओवर बना है अभी 4-5 साल पहले। पूरे देवबंद कस्बे का आपको पता ही नहीं लगेगा कब आ गया। बस आपको केवल वो मीनारें दिखेंगी दारुल उलूम की ऊंची ऊंची, बाकी आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब देवबंद क्रॉस कर गए। और पहले देवबंद के अंदर से जब आपको गुजर के जाना पड़ता था, एकदम नर्क था। और मैं आपको बताऊं कि देवबंद एक बहुत ही फेमस हिंदू मंदिर के लिए भी जाना जाता है। त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर है वहां पर, जिनका एक मंदिर त्रिपुरा में है, जिसके नाम पर त्रिपुरा स्टेट का नाम त्रिपुरा है, और उन्हीं का एक मंदिर वहां पे है। वहां के जो पुरोहित हैं वो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, लोकेश शर्मा उनका नाम है। कभी आप कहेंगे तो उनका इंटरव्यू भी मैं आपको कराऊंगा। तो वो उसकी देखभाल करते हैं, और उनका कहना है कि यहाँ हमारे मंदिर के मेंटेनेंस में भी अगर हमें किसी मुसलमान को रखने की जरूरत होती है तो मुझसे हिचकते नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इस तरह का कोई कॉम्युनल राइट नहीं होता है कभी भी, और हिंदू मुस्लिम वहां पे क्या कहना चाहिए कि हार्मनी के साथ रहते हैं। इसका जो पहले तो एक छोटा सा मदरसा हुआ करता था, लेकिन आप इसकी बिल्डिंग को आके देखिए तो इसमें बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, कई हजार बीघे में ये फैला हुआ है। और इसमें जो है मैंने खुद देखी है, जो इसमें लाइब्रेरी है, उनका कहना है कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। उसकी जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ है, अगर वहां पर सीधे आप हेलीकॉप्टर उतार सके। जेएनयू में तो एक भी बिल्डिंग उसके स्तर की नहीं है। मैंने देखी है पूरी जेएनयू घूम के, जेएनयू में तो एक भी बिल्डिंग उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग उससे बनी हुई है, वो एकदम मॉडर्न है, और उसमें लिफ्ट्स वगैरह सब चीज लगाई गई हैं। तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम्स के लिए, जो स्कॉलर्स के लिए, जो वो तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन उनका ये चैलेंज था कि एशिया में उससे बड़ी लाइब्रेरी किसी कंट्री में है नहीं।
देखिए, देवबंद के जो जो नतीजा है, उसे फिलहाल इस बार का तो मैं यही मानता हूँ कि मुस्लिम वोट्स का डिवीजन हुआ है। कोई बड़ा ट्रेंड नहीं शो करता, लेकिन ओवरऑल इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, अब चूंकि 1 साल बाद यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगले अगले चुनाव में मुस्लिम वोटर्स थोड़ा सा अलग तरीके से वोट करने वाला है, और इसके लिए लोगों को कैंडिडेट भी अपने चूज करने होंगे। देखिए, बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके अध्यक्ष हैं बासित अली। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 50 जो मेंबर्स हैं नगर पालिकाओं के, मुस्लिम बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। लगभग 500 के करीब टिकट मुसलमानों को बीजेपी ने भी दिए थे इस बार। तो और मुस्लिम्स को रीच आउट करने की कोशिश बीजेपी उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल से कर रही है। जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उससे पहले पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन योगी आदित्यनाथ ने कराए थे, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद चीफ गेस्ट थे। रामपुर में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, कई ऐसे जगह पर हुआ था। तो बीजेपी ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि उसे कोई मुसलमानों से परहेज नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान अतीक या फिर मुख्तार अंसारी ऐसा हो तो फिर उसकी भी खैर नहीं है। ये एक मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है। पहले क्या होता था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सपा बसपा, खासतौर से यूपी में, वो तो सभी इन लोगों को शेल्टर देती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। आपको किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सिर्फ एक पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं होती, आपको उस पुलिस फोर्स में अपने माइंडसेट के लोगों की भी जरूरत होती है, जो उसके खिलाफ उसी डेस्परेशन के साथ काम करें। आपको सामने वाले जो विरोधी दल होते हैं, उनके साथ भी भिड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपका विरोध करते हैं। आपको राजनीतिक रूप से हमले भी झेलने पड़ते हैं कि साहब आप केवल मुसलमानों के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने इन सब चीजों को फेस किया है, और आज ये जो चीजें इजी गोइंग दिखाई दे रही हैं कि योगी ने एक सरफा कर दिया, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और 6 साल के बाद कर पाए हैं। वो पहले टेन्योर में नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो विश्वास है, जब दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया लॉ एंड ऑर्डर पर, तो उनका विश्वास बढ़ा और इस बार खुल के काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 तक क्या कर पाए थे? सारे डिसीजन तो 2019 के बाद ही हुए हैं। 370 हटाने का हुआ है, राम मंदिर का निर्माण 2019 के बाद शुरू हुआ है, 3 तलाक, सब कुछ तो इसी में हुआ है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब आ जाता है, मतदाता आपको सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जाइए हमने आपको फ्री हैंड दिया, तो सब इस तरह की चीजें उसके बाद होती हैं।